हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। ये है हमारी केमिस्ट्री की फोर्थ वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको अच्छे से समझना, सबके नोट्स बना लेना और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। एक ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर अधिक विलयनशील पदार्थ नहीं घुल सकता है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें तुम किसी चीज को मिक्स करते हो, जैसे मान लो पानी हो गया, वाटर, और इधर हो गया शुगर यानी कि चीनी। और सॉल्यूट वो होता है जिसको तुम सॉल्वेंट में मिलाते हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें तुम किसी भी चीज को मिक्स करते हो, और वो चीज हो गया सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो, जब पानी में चीनी को मिलाते हो, जब चीनी को पानी में मिलाते हो तो वो मिक्स होते जाता है। ठीक है। एक समय ऐसा आता है जब उसके बाद कितना भी चीनी मिला लो, कितना भी मिक्स कर लो, वो मिक्स होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं हम लोग कि वो सैचुरेट हो गया है सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व करने का मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है। ये बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें तुम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जब तक चीनी मिक्स होना पानी में बंद नहीं हो जाए तब तक वो अनसैचुरेटेड है। एक बार वो सैचुरेट हो गया तो उसमें और चीनी मिक्स नहीं होगा। ठीक है। ये होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। वो होता है पहला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को असंतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को क्या कहते हैं। ठीक है। देखो, जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से ज्यादा क्या होता है। अब जब मान लो फिर से यहाँ पे शुगर मान लो, और यहाँ पे वाटर मान लो यानी कि पानी, और यहाँ पे चीनी। ठीक है। चीनी और पानी। तो अब पानी में चीनी मिलाते हो तो पानी ही ज्यादा रहता है ना, चीनी तो ज्यादा रहता नहीं है। यानी कि सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा रहेगा। ठीक है। यही पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, यानी कि ये हो जाएगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड, यानी कि किसी दिए गए मात्रा में विलायक, किसी दिए गए मात्रा में विलायक में घुले विलयनशील पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल का उदाहरण है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दो तरीके के होते हैं। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोशिएट होने का मतलब क्या होता है। देखो, जो एसिड होता है, मान लो HCl, ये पानी में जब मिलाते हो
तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। तो कंप्लीटली डिसोशिएट होने का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से H प्लस और Cl माइनस अलग हो गया, ठीक है। और जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली डिसोशिएट होता है। यानी कि पार्शियली डिसोशिएट होने का मतलब ये होता है कि एसिड का कुछ हिस्सा तो टूटा और कुछ हिस्सा नहीं टूटा, ठीक है। वीक एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, कार्बन कंपाउंड वाले एसिड, वो होते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। देखो कार्बन कंपाउंड वाला एसिड है यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, ये होगा वीक एसिड, ठीक है। और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आ जाएगा HCl, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। और साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7, ठीक है। यहाँ पे 3 वीक एसिड के दिए हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का और एग्जांपल ले लो। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि एक तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होगा। जो पीएच का वैल्यू होता है 0 से 7 से 14 तक रहता है। यहाँ पे 0 से 7 के बीच में एसिड आता है और 7 से 14 के बीच में बेस, ठीक है। 7 होता है न्यूट्रल, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सॉल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग, कौन सा लवण आमतौर पर खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, इसी को कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखो, लिटमस पेपर जो होता है वो एक स्पेशल तरीके का पेपर होता है जो कि एसिड जो कि एसिड और बेस को पहचानने में काम करता है, ठीक है। ये दो दो तरीके का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। ब्लू वाला रेड में बदलता है और रेड वाला ब्लू कलर का हो जाता है। और कब होता है ये जानो। ब्लू वाला रेड तब होता है जब उसको एसिड में मिलाते हैं, एसिड में डालते हैं। और रेड वाला ब्लू तब होता है जब उसको बेस में डालते हैं। तो लिटमस पेपर अगर रेड वाले को ब्लू में डालेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेस में डालोगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा और ब्लू से रेड हो जाएगा जब एसिड में डालोगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि रेड रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू काउंट कर देता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी बेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज लाइकली टू बी, यानी कि नींबू के रस का पीएच संभवतः क्या होगा, ठीक है। नींबू के रस में क्या पाया जाता है, एसिड, और इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। तो अब एसिड का पीएच 0 से 7 के बीच में रहता है, यानी कि 7 से कम रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 से कम, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच बेस इज कॉमनली यूज्ड इन सोप्स, साबुनों में सामान्यतः कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है।
ये सब देखो याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है कि तो क्या ही समझाऊंगा बैठ के। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा को ही हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना वाना बनाते वक्त। तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच गैस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर? कौन सा गैस नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर आयतन तापमान पे साथ सीधा अनुपाती होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे सीधे निर्भर करना, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा लॉ ये बताता है, ठीक है। ये होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, विच लॉ रिलेट्स द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस? कौन सा नियम गैस मिश्रण के कुल दबाव को व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन्स लॉ। ये जो लॉ है डाल्टन्स लॉ, ये बोलता है कि मान लो तीन गैस लिया तुमने, A, B, C। एक शीशे के बॉक्स में तीन गैस भर दिया, A, B और C, ठीक है। तो ये तीनों गैस अलग अलग प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। इसका PC मान लो, इसका प्रेशर PB और इसका प्रेशर PA। तो डाल्टन लॉ ये कहता है कि इसमें जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर यानी कि PT मान लो, ठीक है, वो बराबर होगा तीनों के जोड़ के, यानी कि PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है। यही होता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेस व्हेन? गैस का आयतन कम कब होता है? जो बॉयल्स लॉ है, मैंने बता रखा है ये सब, ठीक है। जो बॉयल्स लॉ है वो बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ना तो घटता है, ठीक है, जब टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम से उल्टा निर्भर करता है। यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है? वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है? जब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेशर इंक्रीज। जब प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन वेदर बलून्स? मौसम गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? वेदर बलून क्या होता है? जो गुब्बारा होता है, जो उड़ने वाला गुब्बारा नहीं होता है, जो सिलेंडर में से हवा भर के देता है और वो उड़ते रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा गैस होता है। उसमें डालते हैं हम लोग हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज? दबाव की एसआई इकाई क्या है? प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग पास्कल लिखते हैं, ठीक है।
तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल। ये बार और टॉर ये दोनों भी प्रेशर के ही यूनिट होते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में एसआई यूनिट पूछ रहा है, ये हो गया पास्कल। एक और यूनिट होता है प्रेशर का, वो होता है एटीएम, जिसको हम लोग एटमॉस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, इन टॉपिक से इतना क्वेश्चन काफ़ी है। बढ़िया से क्वेश्चन समझ लेना, सबके नोट्स बना लेना। ठीक है, जो इस सीरीज में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और देख लेना 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारा आराम से लड़ेगा। तो बिना टेंशन लिए चुपचाप से पढ़ते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।